हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो उसमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके एमसीक्यूज जो आप लोग के आने हैं। तो पहले भी काफी वीडियोस मैंने अपलोड करी थी और भी वीडियोस अब आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊंगी, जिससे कि अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आसान रहेगा आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। तो वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज भी ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह और भी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस भी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। लागत का पता लगाना, विक्रय मूल्य का निर्धारण, लागत नियंत्रण और लागत में कमी, निर्णय लेने में शेयरधारकों की सहायता करना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है क्या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जब भी हम बात कॉस्ट अकाउंटिंग की करते हैं तो उसके जो पर्पस होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो मेन हो जाता है कि हम कॉस्ट का अनुमान लगा सके, पता लगा सके, साथ ही हम जो सेलिंग प्राइस है उसको डिटरमाइन कर सकें और जो भी लागतें हैं, कॉस्ट है, उनको रिड्यूस कर सके, कम कर सके, उन पर कंट्रोल कर सके। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग करना कॉस्ट अकाउंटिंग का वो रूल नहीं होता, या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं होता, या उसका पर्पस नहीं होता। तो कई क्लास से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन है। अ प्रॉफिट सेंटर इज अ सेंटर। लाभ केंद्र वह केंद्र होता है जहां प्रबंधक के पास मुनाफा पैदा करने और अधिकतम करने की जिम्मेदारी है, जिसका संबंध निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने से है। उपरोक्त दोनों जो लागत प्रबंधन करता है। यहाँ पर आपका ये भी लिखा हो सकता था बोथ ए एंड बी। Where the manager has the responsibility of generating and maximizing profit, which is concerned with earning an adequate return on investment, both of the above, which manage cost। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट सेंटर जो होता है, इसी तरह आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी होता है या फिर एक्सपेंस सेंटर भी होते हैं, अलग अलग तरह के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाभ केंद्र होता है वो क्या होगा। लाभ केंद्र में मेन होता है ये पता लगाना कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है, तो जो प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट है, काम कर रहा है, वो किस तरह से प्रॉफिट को जनरेट करता है और कैसे उसको मैक्सिमाइज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट सेंटर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। उत्तरदायित्व केंद्र को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है केवल लागत केंद्र, केवल लाभ केंद्र, केवल निवेश केंद्र, या फिर लागत केंद्र, लाभ केंद्र और निवेश केंद्र तीनों ही आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उत्तरदायित्व केंद्र होता है, तो उत्तरदायित्व की बात हम अगर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर ये तीनों ही तरह के आ जाते हैं। लागतें भी आती है, लाभ भी आता है और निवेश भी आता है। ये कैसे लागतों को, जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए और जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी ढंग से प्राप्त की जा सके, जिससे कि जो बिजनेस है उसको बढ़ाया जाए। तो तीनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज। लागत इकाई को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। उत्पाद, सेवा या समय की मात्रा की इकाई जिसके संबंध में लागत सुनिश्चित या व्यक्त की जा सकती है। एक स्थान, व्यक्ति या उपकरण की एक वस्तु या इनका एक समूह जिसके लिए लागत सुनिश्चित की जाती है और लागत नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। लाभ पैदा करने और अधिकतम करने की जिम्मेदारी वाले केंद्र। निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने से संबंधित केंद्र। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट यूनिट होता है या फिर जो लागत इकाई कहलाती है वो किस तरह डिफाइन की जाएगी, उसकी क्या डिफिनेशन होगी एक तरह से, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असरटेन आर एक्सप्रेस्ड। तो यही से क्लियर हो जाता है आपका कि कॉस्ट यूनिट, लागत इकाई क्या होती है। एक ऐसा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि जो लागतें होती हैं वहाँ पर उत्पादन के काम, जो कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है, उनको एक तरह की होती है और उनका टोटल जो होता है क्वांटिटी, उसको एक यूनिट बोला जाता है। तो वो उसकी, या फिर सर्विस की, प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों की बात की जा रही है। जैसे कि होटल होता है या फिर जो
ट्रांसपोर्ट की होती हैं, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है ना। एक होता है प्रोडक्शन होना, एक होता है सर्विसेज होना, तो दोनों की ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके रिलेशन में या उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आ रही है उसको दिखाना या फिर उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, एक कॉस्ट शीट बनाई जाती है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रोसेस अकाउंटिंग की जाती है, इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आ जाती हैं, तो उनको शो करना, दिखाना, वो कहलाता है कॉस्ट यूनिट। तो एक टास्क से क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। निश्चित लागत एक लागत है, यहाँ पर स्थिर लागत भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज करने के लिए निश्चित लागत लिख दिया जाएगा। स्थिर लागत निश्चित लागत दोनों सेम ही रहेंगी। तो कौन सी होती हैं? जो आउटपुट में परिवर्तन के अनुपात में कुल परिवर्तन करती हैं, या फिर जो आउटपुट के संबंध में आंशिक रूप से निश्चित तौर पर आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान कुल में परिवर्तन नहीं करते हैं और आउटपुट में परिवर्तन को तुच्छ समझते हैं, जो आउटपुट की प्रत्येक इकाई के लिए समान रहता है। यहाँ पर आपसे पूछा है जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती है? एक वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, एक यहाँ पर भी समझ लीजिए डिफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है कि किसको डिफाइन कर रही है। विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट, विच इज partly fixed and partly variable in relation to output, which do not change in total during a given period despite changes in output, which remains same for each unit of output। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी जो है वो आपकी स्थिर लागत होगी। तो स्थिर लागत के बारे में एक चीज आप जानते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई भी जो ऑफिस बिल्डिंग है वो रेंट पर ली है मान लीजिए, और उसका रेंट हमारा कितना है वो हम पे कर रहे हैं 10,000 का। तो अगर हम 10,000 का कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको ये 10,000 क्या है पेमेंट करना ही होगा, हम प्रोडक्शन करें या ना करें। ये क्या हो जाएगी हमारी जो रेंट है वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या रहता है, जो फिक्स कॉस्ट होगी वो चेंज नहीं होती है टोटल में। 10,000 है 10,000 रहेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सी पॉइंट है आपका वो कह रहा है विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, जो एक निश्चित अवधि जो दे रखी है उसमें चेंज नहीं होती। तो अब आप जो 10,000 का एक मंथ का रेंट दे रहे हैं वो आप 10,000 रुपए ही देंगे, चाहे आप उसमें प्रोडक्शन करें या ना करें। लेकिन उसके आगे डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट, लेकिन अगर आप पर यूनिट इसकी कॉस्ट निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप पर यूनिट इसकी कॉस्ट निकालते हैं तो जैसे अगर आप अभी आप नहीं कुछ उत्पादन कर रहे तो आपकी 10,000 ही आ जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 200 इकाइयों का उत्पादन करेंगे, 200 यूनिट वहां पर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी? 200 यूनिट प्रोड्यूस करने का मतलब हो जाएगी 50 रुपीज पर यूनिट। कितनी आ जाएगी कॉस्ट? 50 रुपीज आ जाएगी यहाँ पर आपकी। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि यहाँ पर 200 की जगह आपने 2000 कर दिया, 2000 यूनिट बनने लगी, तब पर यूनिट कितनी आ जाएगी? तब पर यूनिट आपकी सिर्फ 5 रुपए ही आ जाएगी। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जैसे जैसे प्रोडक्शन का यूनिट्स हमारे बढ़ते जाएंगे, पर यूनिट हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम होती जाएगी, लेकिन टोटल में उसमें चेंजेस नहीं आएगा, टोटल उतना ही रहेगा। तो पर यूनिट क्या होगा आपकी, कम हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन टोटल उसका जो होता है वो सेम ही रहता है। तो जो ऑप्शन सी कह रहा है कि विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। अनियंत्रित लागतें वे लागतें हैं जो किसी उपक्रम के निर्दिष्ट सदस्य की कार्रवाई से प्रभावित नहीं होती हैं, हो सकती हैं, हो भी सकते हैं, या फिर नहीं भी, या फिर अवश्य प्रभावित होती हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो अनियंत्रित अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं वो किसी के भी एक्शन से प्रभावित होती हैं, मतलब टोटल में उपक्रम के देश सदस्य की कोई सदस्य है वो कोई किसी तरह का काम कर रहा है, उससे कोई प्रभावित होती है या नहीं होती, तो वो उससे अनियंत्रित लागतें प्रभावित नहीं होती। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हो रहता है आपका कि जो कॉस्ट है या फिर कुछ इस तरह की आपकी कॉस्ट होती हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो वो प्रभावित उससे नहीं रहेंगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर, किसी उत्पाद की लागत के तत्व हैं मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, एक्सपेंसेस ओनली, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने फिर से तो पढ़ा होगा, उत्पादन की लागत जो होती है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। वहाँ पर मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है और एक्सपेंसेस भी होता है, तीनों ही होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इतना डीपली नहीं पूछा है, सीधे सीधे क्वेश्चन किया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, या ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता था तो वो भी आपका करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट। असमान लागत व लागत है। लागत आमतौर पर उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर खर्च की जाती है। आउटपुट के किसी दिए गए स्तर पर आमतौर पर लागत नहीं लगती है, या फिर लागत जो ग्राहक से ली जाती है, या फिर जो लागत जो उत्पाद की लागत में शामिल है। तो अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? असामान्य लागत। Cost normally incurred at a given level of output. Cost not normally incurred at a given level of output. Cost which is changed to customer. Cost which is included to cost which is included in the cost of the product. तो अब नॉर्मल जो असमान लागत होती है वो किस तरह की लागत होती है? तो असमान लागतें होती क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, हाँ, जो प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं हम, वहां पर क्या रहता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि एक होता है नॉर्मल लॉस, आपको पता होता है कि किस तरह की जो है एक उसमें लॉस हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्राकृतिक कारणों से या किसी मानवीय गलती से भी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी लागतें आ जाती हैं या ऐसी कुछ नुकसान हो जाते हैं जिनमें भी कॉस्ट चली जाती है, तो वो असामान्य लागतें कहलाती हैं। तो ये लागतें क्या होती हैं? एक इस तरह की लागतें होती हैं जो कि गिवन लेवल जो होता है आउटपुट का, उस पर चार्ज नहीं की जाती, बल्कि ये क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर दिखाई जाती हैं, और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका हिस्सा नहीं होती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डैश इनटू डैश। रूपांतरण लागत में डैश को डैश में परिवर्तित करने की लागत शामिल है। कच्चा माल या फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, कच्चा माल, तैयार माल, डब्ल्यूपी यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, और तैयार माल प्लस बिक्री योग्य माल। यहाँ पे आपको बताना है जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें क्या चीजें जो होती हैं वो किसको किसमें परिवर्तित करने में जो आती है लागत उसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, नाम से ही क्लियर है, कन्वर्जन यानी कि जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी चीज में परिवर्तन कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल जो होता है उसको जो हम फिनिश गुड्स में परिवर्तित करते हैं तो उसकी जो लागत आती है वो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसे हम पूरी तरह से कहें तो ये क्या हो जाएगा कि कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक कास्ट आर डूबत लागत है, निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक, निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं है, भविष्य में होने वाली लागत या फिर भविष्य की लागत है। तो संक कास्ट क्या होती है? तो यहाँ पर जो संक कास्ट होती है नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं होती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर संक कास्ट होती क्या है? तो ये किस तरह की कॉस्ट हो जाएगी? ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको ऑलरेडी किया जा चुका है और जिसे अब रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी कॉस्ट होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें इसकी, तो जो मार्केटिंग है, रिसर्च है, या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, इक्विपमेंट का, या फिर जो बेनिफिट्स या सर्विस दे दी गई हैं उनको रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो वो सारी कॉस्ट क्या कहलाती है? संक कॉस्ट कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ नर्सिंग होम। नर्सिंग होम के मामले में लागू होने वाली लागत की विधि का वर्णन करें। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत तरह के मेथड होते हैं। यूनिट कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, या फिर जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है कॉस्टिंग, कई तरह की कॉस्टिंग रहती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक नर्सिंग होम की, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्या दी जा रही है? सर्विस दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर सर्विस दी जाती है, कौन सी कॉस्टिंग का यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या फिर जॉब कॉस्टिंग। तो जो सेवाएं दी जा रही हैं तो वहां पर यूज होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसे कहते हैं परिचालन लागत। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू द बाइसिकल इंडस्ट्री। साइकिल उद्योग पर लागू लागत इकाई का वर्णन करें। साइकिल के प्रति भाग, प्रति साइकिल, प्रति टन, प्रति दिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है इस तरह से कि उत्पादन हो रहा है तो किसमें मापा जाता है, या कोई सेवा है तो उसे किसमें, या फिर जो ट्रांसपोर्ट की होती है तो वहां पर किस तरह से जो है पर यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर बाइसिकल इंडस्ट्री है, साइकिल्स बनाई जाती हैं, साइकिल उद्योग है, तो वहां पर कैसे हम निकालते हैं, या पर यूनिट किस में मापा जाता है? तो वो हो जाती है पर बाइसिकल में, प्रति साइकिल में मापा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्पादन हो रहा है तो आपका पर टन में हो सकता है, कोई वर्क हो रहा है, कुछ बनाया जाए तो पर डे के अकॉर्डिंग होती है, या सैलरी वगैरह वेजेस है तो पर डे के अकॉर्डिंग भी निकाली जाती है। तो यहाँ पर साइकिल के प्रतिभाग नहीं होगा, कंफ्यूजन क्या होगी, पर पार्ट ऑफ साइकिल या फिर पर साइकिल, तो पर साइकिल के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी जो यूनिट होगी। तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है और जो टोटल बाइसिकल बनाई जाएंगी डिवाइड कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा पर बाइसिकल कितनी लागत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल परचेज रुपीज
1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ₹90,000, डायरेक्ट लेबर ₹60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 30,000 के। आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, यहाँ पर आपको निकालना है कि प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें बस ये देखना होता है कि प्राइम कॉस्ट में कौन सी चीजें हम ऐड करते हैं, उनको ही लेना है। बाकी ऐसी चीजें जो प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। तो जो मूल लागत होती है वहां पर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे हैं उसको हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी तीनों चीजें जो दे रखी हैं उसको हम शामिल करेंगे। आइए इसको टोटल देखते हैं और उसको निकालते हैं कि कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपके मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और मटेरियल परचेज भी दे रखा है। जब क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दे रखा होता है तो वहां पर अगर मटेरियल परचेज दे रखा है या फिर ओपनिंग स्टॉक की तरह दे रखा है तो उसको हम शामिल नहीं करते, हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को लेते हैं। क्योंकि उपभोग्य सामग्री में क्या होता है, निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक या जो उसमें उसको कैरेज इनवार्ड लाने के जो व्यय हैं वो सब ऐड होते हैं। इस वजह से वहां पर हम उसको शामिल नहीं ना करके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेते हैं और उसमें हम ऐड कर लेते हैं जो हमारा लेबर है और जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं डायरेक्ट। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे 90,000 का, 60,000 का और 20,000 का, तो हमारा आ जाएगा टोटल निकल करके 1,70,000। तो जो प्राइम कॉस्ट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1,70,000 की निकल जाएगी। वही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या हमको शामिल नहीं करना था, जो आपको मटेरियल परचेज दे रखा था और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दे रखे थे दोनों ही शामिल नहीं करने थे। अगर आपको फैक्ट्री कॉस्ट पूछता या फिर वर्क कॉस्ट पूछता तो भी हम जो मटेरियल परचेज है उसको शामिल ना करके डायरेक्ट उसमें जो प्राइम कॉस्ट निकल के आई है उसमें हम ये 30,000 और ऐड कर देते मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, तो हमारी वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकल आती। यहाँ पर कितना पूछा है, सिर्फ प्राइम कॉस्ट, तो कहीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ₹10,000, प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज। एक उत्पाद की कुल लागत है 10,000 की, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर दे रखा है 25% का। अब आपको निकालना है कि प्रॉफिट कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट बताई है लेकिन जो प्रॉफिट बताया है वो सेलिंग प्राइस पर बताया है, तो आपको उसे निकालना होगा। तो कैसे हम निकालेंगे ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारी जो सेल है वो कितनी हो जाएगी। सेल को मान लीजिए 100। सेल अगर हमारी हो गई 100 तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 25% है सेल का, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 25%। तो यहाँ पर तो 25 निकल के आ जाएगा, 100 का 25% निकलेगा 25 आ जाएगा। तो कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता ही होगा सेल में से हम लेस कर देते हैं जो हमारा प्रॉफिट है। सेल में यहाँ पर 100 में से 25 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, निकल के 75 आ जाएगी कॉस्ट। अब हमें पता चल गई कॉस्ट 75 है, प्रॉफिट हो गया 25 और सेल हो गई हमारी 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है प्रॉफिट का वैल्यू निकालनी है ओवरऑल कितनी आएगी। तो 10,000 आपका दे रखा था क्वेश्चन में ही कॉस्ट। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब कॉस्ट आपकी 75, ये जो 10,000 दे रखा है ये ओवरऑल 75% ही तो है। तो यहाँ पर आपको एक एक नियम लगाएंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 75 इंटू कितना आ जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारा प्रॉफिट निकाला 25%, ये कुछ बन जाएगा इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 एक बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। अब इसमें हम 10,000 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है एग्जैक्टली हम आपका पॉइंट में आता चला जाएगा, 0.333 पूरा कभी नहीं कटता है क्योंकि ये आपका 3 से संख्या को हम काटेंगे 10,000 को तो पूरा नहीं कटेगा। कितना आ जाएगा आपका 3,333.333 करके आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद 3 जो है आपका छोटा है 5 से तो हम उसको छोड़ देंगे, तो आंसर कितना होगा 3,333। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। कहाँ पर दे रखा है, जो आपका सी पॉइंट दे रखा है वहां पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस था, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस पे दे रखा होगा, हो सकता है यहाँ पर सेल बता दे, तो इसी आपका मेन फॉर्मूला बस इतना याद रखिएगा, इसी से ही बनना है सब कुछ। सेल को 100 मानना है, उसके बाद प्रॉफिट दे रखा होगा तो ऐड करके कभी लेस करके, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, दोनों सिचुएशन अलग अलग होती हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग नेटवर्क। वर्क कॉस्ट रुपीज 2 लाख की है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 1 लाख के, ओपनिंग स्टॉक है ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है
20,000 का क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 30,000 का। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग वर्क ओवरहेड ₹10,000। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। तो एक तरह से पूरी वर्कशीट आपको एक तरह से पूरी कॉस्ट शीट आपको तैयार करनी है। उसके बाद निकल करके आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। तो सिर्फ आपको सही जगह पर सही चीजों को रखना है कि कहाँ पर हम वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाते हैं, कहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाता है, कौन सी चीज कहाँ पर दिखाई जाती है, सारा मेन यही पर है आपका। बाकी प्लस माइनस करके आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वहां पर इसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी और बच्चों का नाम भी बताऊंगी जिन्होंने करेक्ट आंसर मुझे इसका दिया होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जो भी आंसर आपका निकल करके आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अच्छे से इन्हें पढ़िएगा और उसके पहले के पार्ट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।